आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में समय भले ही है, लेकिन इसके लिए सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी हर मोर्चे पर अपनी तैयारी पूरी बता रही है, वहीं कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संगठन को मजबूती दे रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि थर्ड फ्रंट कुछ नहीं है, न इसके लिए कोई गुंजाइश है। हरियाणा में इनेलो की एक ही सीट है और कांग्रेस और बीजेपी दो ही फ्रंट हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में लगी है। तैयारी सब कर रहे हैं, तैयार सब है, लेकिन 2024 को लेकर किसकी रणनीति जनता को भाती है, ये तो समय बताएगा। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी दल जुट चुके हैं। चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जहां बीजेपी हमेशा कांग्रेस को बिखरे हुए संगठन और अंतरकलह को लेकर घेरती रही है, तो वहीं अब हुड्डा भी मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर में कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है और पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। वहीं प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस तरीके से देश और प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो रही है। साथ ही प्रदेश सरकार पर भी जमकर बरसे। हुड्डा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है और हरियाणा में 12 दिन रहेगी, जल्द ही रूट फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि मुश्तरका जमीनों का मसला गंभीर है, चकबंदी एक्ट में बदलाव की जरूरत है, सरकार को समाधान करना चाहिए। थर्ड फ्रंट कुछ नहीं है, न इसके लिए कोई गुंजाइश है। हरियाणा में इनेलो की एक सीट है, 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है। पीपीपी यानी कि परिवहन पहचान पत्र पेंशन काटने के अलावा और कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार आई तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। साथ ही सोनाली फोगाट मामले को लेकर भी बोले और कहा कि सोनाली फोगाट मामले की शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग थी, लेकिन देरी की गई। शुरू में ही सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, देरी के कारण न्याय की उम्मीद कम है। थर्ड फ्रंट क्या है? फ्रंट दो ही रहेंगे, बीजेपी और एक और कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। 5,40,00,000 के करीब पेंशन काटी गई बुजुर्गों की और विधवाओं की, और हमने पहले ही कहा है ये जो पहचान पत्र जो है ये पेंशन काटू स्कीम है और कुछ नहीं है। इसका और पहचान पत्र का नाम लेके पेंशन काट दी जाती है, जबकि सेल्फ डिक्लेरेशन होनी चाहिए। अब एक बुजुर्ग का एक उसका एक क्लर्क लगा हुआ है या कोई चपरासी लगा हुआ है, वो अपने बाप को देता है, माँ बाप की सेवा करता है कि नहीं करता है, लेकिन पेंशन काट देते उसकी, ये गलत है। हमारी सरकार आएगी तो पहले कैसे पहचान पत्र जो है सिस्टम खत्म होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन से पेंशन मिलेगी और जिसकी पेंशन का हक बनता है सबकी रेस्टोर की जाएगी। तो वहीं हरियाणा की गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस पर पलटवार किया है। अंबाला में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ना कांग्रेस की डीएनए में शामिल है और ये ही लोग बार बार ऐसे प्रकरण करते हैं जिससे देश कमजोर होता है। देश के टुकड़े करना कांग्रेस के डीएनए में शामिल है। 1947 में इन्होंने देश का विभाजन करवाया, लगभग 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हुए, लगभग 1 लाख लोगों की शहादत हुई। 1984 में फिर इन्होंने सिख दंगे करवा के लगभग 3400 सिखों का शहादत हुई है। अब जब इन्होंने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, तो ऐसा लगने लगा था शायद ये अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की रेस इस बार आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी प्रदेश में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस और इनेलो सत्ता में वापसी करना चाहते हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। तैयारी सब कर रहे हैं, तैयार सब हैं, लेकिन 2024 को लेकर किसकी रणनीति जनता को भाती है, ये तो समय बताएगा। हर खबर ब्यूरो। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए देश भर में कांग्रेस की संदेश
दे रही है कि कांग्रेस में कोई अंतरकला नहीं है, क्योंकि लगातार तमाम पार्टियां, खासकर बीजेपी, कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरती आई है कि कांग्रेस में अंतरकला है, कांग्रेस में फूट है। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार राहुल गांधी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं और इसी के साथ तमाम बड़े नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश को एकता के सूत्र में बांधने के प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ तमाम तरह के हमले यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सरकार पर किए गए। पेंशन काटने के अलावा कई सारे मुद्दे जिन पर बोलते हुए नजर आए हुड्डा, कानून व्यवस्था को लचर बताया और साथ ही साथ सोनाली फौगाट मामले को लेकर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सीबीआई जांच में देरी हुई है, जांच पहले ही होनी चाहिए थी और देरी होने के कारण न्याय की उम्मीद नहीं है। तो ये तमाम तरह के आरोप लगाते हुए नजर आए भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वहीं 2024 की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सत्ताधारी बीजेपी, या फिर कांग्रेस हो, या फिर एनएलओ, जेजेपी, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और इसी के साथ कोई भी पार्टी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। 2024 की विधानसभा चुनाव की जो रेस है ये आसान नहीं रहने वाली है, टक्कर कांटे की रहने वाली है, क्योंकि इस बार तमाम पार्टियां जोश में भरी हुई हैं। आपको बता दें कि एनएलओ और कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए लगातार प्रयासरत है और लगातार संगठन को मजबूत करने के अलावा लगातार हर मोर्चे पर यहां पर सरकार को घेरना और सरकार जनता के साथ खड़े होने के साथ ही कई तरह की बातें यहां पर तमाम पार्टियों की तरफ से कही जा रही हैं। आम आदमी पार्टी खासतौर पर अपनी सियासी जमीन हरियाणा में लगातार मजबूत करने के प्रयास कर रही है और लगातार केजरीवाल कहते हुए नजर आए हैं कि 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएगी। तो वहीं बीजेपी जो कि सत्ताधारी पार्टी है वो भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और हर मोर्चे पर तैयार रहने की बात बीजेपी की तरफ से कही जाती है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे मसले में चर्चा कि किस तरीके से क्या कुछ रणनीति 2024 के लिए तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनएलओ हो, या फिर जेजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। लगातार तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम दल जो है वो जुट चुके हैं, तैयारियां सभी की शुरू हो चुकी है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, सभी का आपसे ताल्लुक कराएंगे। सबसे पहले हमारे साथ फोनों पर जुड़े हैं विधु रावल, प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। क्या मेरी वीडियो नहीं आ रही है? जी बिल्कुल विधु जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइव जोड़ सके, लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है इसीलिए आपको फोनों पर जोड़ना पड़ेगा। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 2024 को लेकर बीजेपी की खासतौर पर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी, और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में एक अलग ही यहां पर जोश देखा जा रहा है, आत्मविश्वास देखा जा रहा है। देखिए मोनिका जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सभी प्रबुद्ध प्रवक्ता जनों को, हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्कार और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार जी। मेरी आवाज ठीक आ रही है आपके पास? जी बोलिए विधु रावल जी, बोलिए। आपका पहला सवाल है कि हमारी किस प्रकार की तैयारियां हैं 2024 को लेकर। तो जो हमारी तैयारी 2014 को लेकर थी
2019 को लेकर थी वही 24 को लेकर है, वही 29 को लेकर होगी और वही जो 2034 को लेकर होगी उसके बाद भी। भारतीय जनता पार्टी चुनावी पार्टी नहीं है, हम 12 मासी पार्टी है, 12 माह 30 दिन और सप्ताह के 7 दिन जो है काम करने वाले और जिनके अनेक घंटे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। तो हम चुनाव की दृष्टि से काम नहीं करते, हमारा हर योजना जो है वो देश किस प्रकार से आगे बढ़े, हमारी पार्टी से पहले देश, सबसे पहले देश के बाद विचार और विचार के बाद हम स्वयं जो है आते हैं। तो कुल मिलाकर हम अन्य पार्टियों से इस प्रकार से भिन्न हैं कि हम 12 मासी पार्टी हैं, हम केवल चुनावी पार्टी नहीं है। अब आपके सवाल के दूसरे भाग पर आ जाता हूं, भारत जोड़ो का आपने एक बात कही, कहा बहुत सारे कुकर्म कर रखे हैं कांग्रेस ने, उसके नाते उन कुकर्मों के नाते जो है उनको जरूर इस प्रकार का प्रपंच रचना पड़ रहा है, उनको जनता के बीच में जरूर जाना पड़ रहा है ये बताने के लिए कि जिस कांग्रेस ने देश के टुकड़े किए, सत्ता पाने के लिए देश का विभाजन स्वीकार किया, जिस कांग्रेस के राज में इस देश का सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर वर्ग भूमि जो है चीन और पाकिस्तान के हाथों में चली गई, उस कांग्रेस पार्टी को जरूर इस प्रकार का प्रपंच रचना पड़ रहा है। ये भारत जोड़ो जो है केवल उसकी एक टोकन एक्सरसाइज है, केवल उसकी एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है और उसमें कांग्रेस चल रही है। मेरी अब फोटो आ रही है क्या, मेरी वीडियो मिल रही है क्या आपको? नहीं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं विदुर रावल जी, आप बोलिए जी अपनी बात। कांग्रेस पार्टी का, हाँ, कांग्रेस पार्टी को वो जो उसके पाप हैं उन पापों से जो है जनता के सामने एक माफी के स्वरूप पर हो जा रहे हैं, तो लोगों से क्षमा मांग रहे हैं कि उन्होंने सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों के साथ मिलकर जो देश का विभाजन किया उसके लिए वो माफी मांग रहे हैं। वो माफी मांग रहे हैं देश से कि किस प्रकार हमारे सैनिकों को हतोत्साहित कर उनको किस प्रकार से पंगु बनाने की कोशिश की गई, लंबे समय तक कोशिश की गई। हालांकि भारतीय सेना के वीर जवानों ने कभी इस प्रकार नेहरू के उन प्रयासों को कभी सफल नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 1962 में किस प्रकार 32,500 किलोमीटर वर्ग जमीन जो है चीन को हड़प गया, क्योंकि नेहरू साहब की कोई विजन नहीं था। किस प्रकार से पाकिस्तान निरंतर जो है भारत की भूमि पर कब्जा करता रहा, किस प्रकार बांग्लादेश को समय समय पर जो है भारतीय भूमि दी गई। तो उन सब जो कुकर्म है कांग्रेस के, उनसे पर्दा डालने के लिए जरूर निरंतर उनको भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। मुझे लगता है उनको इस यात्रा का नाम बदलकर माफी यात्रा करना चाहिए, कुकर्मों की माफी यात्रा। देखिए, भारतीयों का दिल बड़ा है, उनको अगर वो इस प्रकार से स्वच्छ मन से माफी मांगने आएंगे तो हो सकता है भारत के माफ भी कर दे। हालांकि भारत के लिए विभाजन भी दुखद था। भारत के लिए जो 1984 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस निर्ममता के साथ सिखों का नरसंहार किया, वो भी बहुत जो है दुखद था। वो भी नरसंहार जो भारत के भूल सकते, लेकिन माफी मांगना एक अच्छी शुरुआत है, उन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। और इस प्रकार की यात्रा के साथ साथ उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए। हर जहां पर भी कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनको हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। ठीक बात है, ये माफी मांगना अच्छा एक शुरुआत है। मैं इस बात को मैं कोई बुरे में नहीं लेता, अच्छी बात है, माफी मांगनी चाहिए। जी, आइडिया तो आप दे रहे हैं, लेकिन माफी मांगते हुए कहीं नजर नहीं आए राहुल गांधी। तो देखिए, दुखद है अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि कुकर्म बहुत गहरे हैं उनके। किस प्रकार अंग्रेजों के साथ मिलकर पहले देश का विभाजन किया, किस प्रकार सेना को तो कुछ समझते नहीं थे, वो कहते थे कि अबेंडन कर देना चाहिए आर्मी को। भारत की इंटरनल पुलिस फोर्स ही बहुत है देश को संभालने के लिए, और उसके कारण 1962 में पहले भारत चीनी भाई भाई के पूरे हिंदुस्तान में नारे लगाते रहे वो चुनमुलाई जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे उनके साथ मिलकर। और वही उसी क्रम को जो है उसके बाद उनके वंशावलियों में किस प्रकार से उनके पर नाती जो है राहुल गांधी और उनकी माता सोनिया गांधी ने 2008 में MOU साइन करके चीन के साथ जो है उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। इसके साथ साथ जब भारत की सेना जब चीन के साथ आमने सामने थी डोकलाम में, विदेशी धरती भूटान की धरती डोकलाम में 78 दिनों तक भारत की सेना ने आंख नहीं झपकाई थी। उस समय ये गुप्त मीटिंग कर रहे थे राहुल गांधी जी चीन के एम्बेसडर के साथ, उनके साथ पहले मुकर गए, बोले कि नहीं हमारी कोई मीटिंग नहीं। फिर तो मीडिया में जब तस्वीरें आई उसके बाद कहा हाँ मिले तो फिर लंच तो किया था इकट्ठा बैठकर। इसी प्रकार से गलवान में जब भारतीय जवान जो है चीनियों के दांत खतरे कर रहे थे, जब चीनियों की हेतु निकाल रहे थे, उस समय किस प्रकार बेशर्मी के साथ जो है नेपाल के अंदर नेपाल में किस प्रकार चीनी जासूसों से
किस प्रकार 24 रुपए राहुल गांधी जी के मिलने की समाचार है, ये सारे जो उनके कुकर्म है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी साथ साथ इस बात के लिए भी मांगनी चाहिए किस प्रकार उनके नेता मणिशंकर अय्यर ने 17 नवंबर 2015 को पाकिस्तान में जाकर कहा कि इस मोदी को हटाने के लिए पाकिस्तान हमारी मदद करे। इन सब कुकर्मों के लिए जरूर निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। और एक अंतिम माफी और सुन लीजिए, किस प्रकार 9 फरवरी 2016 को भारत की पावन भूमि पर नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की आबादी तक जंग रहेगी, और 2 दिनों बाद, केवल 2 दिनों बाद राहुल गांधी जो है जेएनयू में जाकर उन्हीं लोगों के साथ खड़े हुए। इस कुकर्म के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। और 2 साल बाद उसी कन्हैया कुमार पर, जिस पर आज भी देश के लोगों का मुकदमा चल रहा है, भारत तेरे टुकड़े करने की बात कर रहा है, उस कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में शामिल किया। और आज कन्हैया कुमार भी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में साथ ले रहे हैं। जो भारत से टुकड़े करने के स्वप्न लेते हैं, उनको भारत जोड़ो की यात्रा में जोड़े हुए हैं। इन सब कुकर्मों के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। नहीं मांग रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मेरी सलाह है उन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगना तो दूर, वो तो आरोप भी लगा रहे हैं प्रदेश सरकार पर, देश की सरकार पर। हुड्डा ने कहा है कि 5 लाख लोगों की पेंशन काटी गई है, जो कानून व्यवस्था है वो प्रदेश में लचर है। सोनाली फोगाट के मामले में बोला गया कि सीबीआई जांच में आकर देरी क्यों हुई। एक एक करके जवाब ले लीजिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर देना चाहिए, तत्काल कर देना चाहिए। मोर साहब सुनने की बात है, मोर साहब सुनने की बात है, सुनिए। तो सुनने की बात यह है कि अरे दोनों बोल पड़े, अर्जुन सुबैल भी बोल पड़े, एक बार रुक जाइए, सुनिए। विषय को ले जाते कहाँ पे है, शब्दों का कैसा प्रयोग करते हैं। मैं बताता हूँ ये 5 लाख फिलहाल क्योंकि सभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर विधु रावल आप भी दिख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर योगेंद्र मोर जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अर्जुन सुडेल जुड़े हैं, प्रवक्ता है इनेलो के। विधु रावल जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। शब्दों की मर्यादा में रहिए सर, किसी पर पर्सनल टैक्स नहीं सर। मोर साहब आ रही हूँ। योगेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी सर, आप बोल लीजिएगा। योगेंद्र जी, योगेंद्र जी सर मैं आपके पास आऊंगी तो आप बोल लीजिएगा प्लीज, ऐसे में वरना विधु रावल जी भी आपको डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज उनको सुन लीजिए। हाँ मुझे सुन लीजिए, मैं इसमें किसी का नहीं बोलूंगा। ये भूपेंद्र जी मेरी बात बोलिए विधु जी, बोलिए विधु जी बोलिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना नाम बदलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे सबके बीच में ये 5 लाख की कृत्रिम फिगर कहां से लेकर आए वो? ये 5 लाख का किसने उनके कान में आंकड़ा झूठा फूंक दिया? दरअसल आंकड़ा मैं देता हूं और नोट करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार। 2,70,676 लोगों की पेंशन जो है जनवरी 2019 से लेकर फरवरी 2022 तक जो है उनकी रोकी या काटी गई, और उसका कारण है 2,70,000 में से 2,43,896 लोग आज इस धरती पर ही नहीं है। जो धरती पर नहीं है उनको पेंशन क्या, उनको स्वर्गलोक पर देकर आए। 2,43,000 लोग तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बीच में नहीं है अभी। उनके पेंशन की किस प्रकार से मांग कर रहे हैं? बचे 35,000 लोग जो हैं वो ऐसे लोग थे जो किसी अन्य स्थानों से पेंशन ले रहे थे। तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा उर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हम सबको बताएं कि किस प्रकार से वो 5 लाख की फिगर लेकर आ रहे हैं। अब दूसरी फिगर मेरी सुन लीजिए। हमने 2019 में 1,71,026 लोगों को नए लोगों को पेंशन में जोड़ा। 2020 में 1,29,016 लोगों को जोड़ा। 2021 में 1,32,758 लोगों को जोड़ा, और फरवरी 2022 में 27,398 लोगों को, यानी 3 साल में 4,60,196 लोगों को हमने जोड़ा। लेकिन किस प्रकार से जो है वो एक झूठी फिगर लेकर आते हैं। 4,60,198 नए लोगों की पेंशन हमने जोड़ी, जबकि 2,70,000 जिनमें से 2,43,000 आज इस धरती पर ही नहीं है, उनकी पेंशन कटी है। ये किस प्रकार का झूठ का प्रपंच, ऊपर राहुल गांधी और नीचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बराबर लगाए हुए हैं। और भी एक आंकड़ा दे देता हूं। 2004 में जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, तब 9,95,000 लाभार्थियों को 300 रुपए, केवल 300 रुपए पेंशन मिलती थी, जिसके लिए 398 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होता था। 2014 में जाकर
47,000 लोगों को, हुड्डा सरकार जब गई तब तक केवल 13,47,000 लोगों को केवल 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती थी और उसके लिए 1617 करोड़ रुपए खर्च आता था। मैं आ रही हूँ आपके पास। अर्जुन जी योगेंद्र जी आ रही हूँ ठीक है आ रही हूँ सर। की सरकार जब दोने 15,45,000 लोग आ रही हूँ योगेंद्र जी, आपकी बात पूरी कीजिएगा सर। अर्जुन जी आप भी अगर आपको किसी बात से आपत्ति अपनी बात कीजिएगा, प्लीज थोड़ा जारी रखिए। रुपए मासिक हर महीने पेंशन देती है। आ रही हूँ अर्जुन जी, आ रही हूँ। 534 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये दिल्ली है क्या? खर्च करते थे भूपेंद्र हुड्डा 1617 करोड़ रुपए खर्च करते ठीक है ठीक है ठीक है विदु जी ठीक है। मैं शुरुआत में सबसे कमेंट ले लूं सर। ठीक है यहाँ उल्टा चोर कोतवाल को ठीक है विदु जी इस प्रकार से हमारे सामने बात कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर योगेंद्र मोर, अब मैं आपका रुख करूंगी, उसके बाद अर्जुन जी आपके पास भी आ रही हूं। प्रोफेसर विदु रावल, मैं चाहूंगी आप भी किसी को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आपको भी किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बहुत समय आपने लिया बोलने के लिए। ठीक है डॉक्टर योगेंद्र मोर सर, भारत जोड़ो यात्रा पर सीधा सीधा कहना है बीजेपी का कि देश को विभाजित करने का काम करने वाली कांग्रेस आज देश को जोड़ने की बात कह रही है। ये सिर्फ ढोंग है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। देखिए, अगर देश के विभाजन का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये संघ की विचारधारा है, इनकी विचारधारा है। ना तो देश की आजादी में इनका कभी योगदान रहा, ये माफी की है। इनके नेताओं ने माफी मांगी है, जिस विचारधारा की ये बात करते हैं उनके माफीनामे लिखित में रखे हुए हैं, उनको ये वीर की उपाधि देते हैं। और आप देखिए कि विद्वेष की राजनीति किसने की है? विद्वेष की राजनीति हमेशा इन्होंने की, धर्म और जाति की राजनीति इस देश के अंदर। ये देश विभिन्नताओं का देश है, कांग्रेस ने सबको समाहित करके चला है। अगर इस देश को तोड़ने का कोई काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा की पार्टी है, और मैं तो ये कहता हूं भारतीय जनता पार्टी तो पार्टी ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो संघ की एक राजनीतिक इकाई है। संघ के 50 विकल्पों में से, इतने प्रकल्पों में से एक राजनीतिक इकाई है। ये तो राजनीतिक पार्टी भी नहीं है अगर देखा जाए तो। ये किसके इशारों पर किस प्रकार से काम करते हैं। और इनके एक भी, ये सरदार पटेल जी ने जिस सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाते हैं, सरदार पटेल जी की बात करते हैं, संघ पर प्रतिबंध लगाया था जब सरदार पटेल भारतीय गृह मंत्री थे। तो किसकी बात करते हैं ये? इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया था। अब तक तो ये इनके संघ के मुख्यालय पर कभी तिरंगा फहराया तक नहीं गया। इनके किसी भी एक व्यक्ति का ये नाम बता दें जिनका स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर कोई योगदान हो। लेकिन डिबेट आज की है। ठीक है हाँ जी योगेंद्र जी, कैसे डिफाइन करेंगे इस यात्रा के जरिए, कैसे संगठन को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं? इस देश को जातीय दंगों में, इस देश को धर्म के दंगों में धकेलने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर दंगे ना हर सरकार में हुए इस देश में, और ये देश का दुर्भाग्य है। नहीं हुए। इन्होंने संरक्षण दिए हैं, इनके तो जो आज गृह मंत्री हैं 1984 में क्या हुआ था? ऐसे व्यक्ति रहे जिनके ऊपर प्रदेश से बाहर मुकदमा चलाना पड़ा था। ये बीच में ना बोले, हम बीच में नहीं बोल रहे थे। फिर मैं आऊंगी आपके पास, आप बोल लीजिएगा आपको आपत्ति होगी तो। ठीक है बोलिए योगेंद्र जी, बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। सर दंगे तो हर सरकार में हुए हैं और ये दुर्भाग्य है देश का। ये देश का दुर्भाग्य है। ये है कि आज ऐसी राजनीतिक पार्टी देश के ऊपर राज कर रही है जो देश के अंदर मौका तो आपने दिया ना, आप मौका ना देते तो जनता चुनती ही नहीं इस पार्टी को। आपने मौका क्यों दिया फिर? उन्होंने झूठ बोले हैं, झूठ बोल के काम किए हैं। इन्होंने झूठे जुमलेबाजी की है, इन्होंने झूठी बात की है। ये आप देखो, अगर कांग्रेस के ऊपर कोई भी आरोप होता तो कहीं भी किसी भी नेता के ऊपर जो इन्होंने झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, एक भी मुकदमा, एक भी चीज अगर ये साबित कर पाए, इनकी सरकार है। ये झूठ की पार्टी है, ये बीजेपी नहीं, ये भारतीय झूठ की पार्टी है। ये भारतीय झूठ पार्टी है, यात्रा के जरिए झूठे वादे करते हैं। ये इन्होंने हर बात पे झूठ बोला है। इन्होंने देश को वो किया है। और रही बात हरियाणा की, बात करते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी, इस देश के ऊपर 60 लाख करोड़ का कर्जा था। इन्होंने 3,24,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में इन्होंने चढ़ा दिया है। आज जाए 38,000 पद खाली पड़े हैं। सर थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पास आ रही हूँ, आपको जवाब देने सर। 38,000 आज शिक्षक हो गए।
स्कूल बंद किए इन्होंने स्कूल बंद करने का काम किया है। और जो ये कह रहे नहीं मरोगे पेंशन, अभी तो इनका फूफा जिंदा है। इस नाम से यात्रा निकली थी, सरकार का फूफा जिंदा है। बदतमीजी मत करो, जो गांधरा बदतमीजी मत करो, बदतमीजी मत करो। नहीं, मैंने बदतमीजी आप मत करो, आपके डिबेट में बैठना पसंद नहीं करते। सर प्लीज मर्यादा रखिए सर, प्लीज सर, आपको जनता देख रही है सर, प्लीज दोनों से कहूंगी मैं। योगेंद्र जी आपसे भी कहूंगी सर, प्लीज सर। निकाली है उनका नाम कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल क्षमा नहीं मांगूंगा। जिन्होंने यात्रा निकाली उन्होंने कहा मैं उनका नाम दिया है। मुद्दे पर रहिए सर, प्लीज मुद्दे पर रहिए। आप लोग यही करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते, जनता का ध्यान भटकाते हैं। आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, हम तो आप लोग आपने गलत शब्द बोला, बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा। सरकार की गंदी बातें करते हैं। ठीक है, ये रोबोट मैंने ये कहा है कि एक व्यक्ति ने यात्रा आ रही हूँ अर्जुन जी। ठीक है विदुर रावल जी, सर आपको इस सारे सवालों के जवाब देने हैं सर, आपको इस सारे सवालों के जवाब देने हैं। सभी को मर्यादा रखने की जरूरत है। कोई किसी का नाम बिगाड़ रहा है, कोई किसी के ऊपर तंज कस रहा है। प्लीज सर शब्दों का चयन थोड़ा ठीक तरीके से कीजिए, शब्दों का चयन थोड़ा ठीक तरीके से करिए। सारा फूफा तुम्हारा जवाब यात्रा निकाली है, विदुर रावल जी प्लीज सर, आप भी, आपको भी कहूंगी, योगेंद्र जी आपको भी शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा ठीक तरीके से करिए। हम कांग्रेस ने निकाली है सर, डिबेट में इस तरीके से झगड़ा मत कीजिए प्लीज सर, मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है विदुर रावल जी प्लीज, योगेंद्र जी प्लीज सर, ठीक है योगेंद्र जी व्यक्ति को चुप कराइए। बदतमीजी करते हैं आप डिबेट में। क्या आवाज कम हो सकती है क्या दोनों की? अर्जुन जी का मुझे रिएक्शन लेना है, क्या दोनों की आवाज नीचे हो सकती है क्या? रावल जी आपको सभी सवालों के जवाब देने हैं सर, थोड़ा धैर्य रखिए आप प्लीज, आपको ही जवाब देने हैं। ठीक है अर्जुन जी बोलिए सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अर्जुन जी। मोनिका जी, डिबेट का आधे से ज्यादा समय तो भारत चीन पाकिस्तान युद्ध पर निकाल दिया गया, आधे से ज्यादा तो भाषण दिया गया है, कोई डिबेट नहीं हो रही है। और जिस तरह से ये दोनों लोग डिबेट में बैठकर लड़ करके और भी जो गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं उनका समय खराब कर रहे हैं। आप शब्द क्यों बोलते हो योगेंद्र जी? आप शब्द क्यों अपने संस्कार दिखाते हो? योगेंद्र जी प्लीज सर, आप भी किसी पर टिप्पणी मत कीजिए ना। विदुर रावल जी प्लीज सर, नहीं ये आप शब्द बोलेंगे हम स्वीकार कर देंगे क्या? हम ये आपने भी शुरुआत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था, आप भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए किसी पर सर। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था अपने परिवारजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ ऐसे लोग तो बदतमीजी करते हो। आपने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा था ना, आप भी मत कहिए तो सामने से भी जवाब नहीं आएगा। मैं दोनों को कह रही हूँ, प्लीज योगेंद्र जी आप भी, विदुर रावल जी आप भी, प्लीज सर मर्यादा में रहिए। और डिबेट हो रहा है, ये डिबेट हो रहा है, आपको जनता देख रही है। क्या मैसेज दे रहे हैं आप जनता को, क्या मैसेज दे रहे हैं आप जनता को? इनको प्लीज योगेंद्र जी, इन्हें जूते मारकर सत्ता से बाहर निकाला हुआ है इसी कारण से। सर आप किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं विदुर रावल जी? संस्कारों की बात कर रहे हैं आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? प्लीज सर टॉपिक सर, प्लीज योगेंद्र जी आपको भी कहूंगी। ठीक है अर्जुन जी अपनी बात पूरी कीजिए, अर्जुन जी अपनी बात पूरी कीजिए। ऐसे लोगों को अगर आवाज डाउन हो सकती है तो योगेंद्र जी और विदुर रावल जी की प्लीज आवाज डाउन कीजिए। अर्जुन जी की मुझे बात सुननी है। अर्जुन जी बोलिए। इनकी आवाज म्यूट कीजिए मोनिका जी। अरे भाई बोलिए अर्जुन जी, बोलिए प्लीज। ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिबेट को भटकाना चाहते हैं और कोई इनका उद्देश्य नहीं है, ना इनके पास कोई बात करने का समय है, ना इनके पास कोई बात है, ना इनके पास कोई मुद्दा है। इनसे आज पूछिए बेरोजगारी पर, नहीं बोलेंगे बेरोजगारी पर। इनसे एक बार पूछिए कि बेरोजगारी आपको तो कांग्रेस कहीं देख ही नहीं रही है अर्जुन जी। यहाँ पर तो दो ही फ्रंट बताए हैं कांग्रेस ने। कांग्रेस का कहना है बीजेपी और कांग्रेस ही है बस, इनमें तो कहीं है ही नहीं टक्कर में। क्यों? इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा से रही है। मैं बात करूं जब 89 में चौधरी देवीलाल जी ने थर्ड फ्रंट बनाकर कांग्रेस ने जब अस्पताल रखी थी तो चौधरी देवीलाल जी ने उसको भगाने का काम किया था। और आज भी
मैं आपको बताऊं 25 सितंबर में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन से एक देश में एक तीसरे मोर्चे का आगाज होने जा रहा है हरियाणा की धरती से, और वहां पर पूरे देश के नेता आएंगे, आप देखना। और फिर ये लोग देखेंगे कि कहां खड़े हैं, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ डिबेट खत्म। मैं एक बात जो मेरे प्रवक्ता साथी हंस रहे हैं उनसे ये कह दो कि देश में बेरोजगारी है या नहीं है, एक बार वो बोल दें। देश में महंगाई है या नहीं है, एक बार अपने मुंह से बोल दें। तो इस तरह की बातें ये लोगों को भटकाने का काम करते हैं। सर ये मुद्दे तो ना शुरू से ही रहे हैं, बेरोजगारी, पेंशन की शुरू से कहा रहे हैं मोनिका जी। अब जो देश के हालात है वो आप देखिए, बेरोजगारी दर कहां चली गई है, और हरियाणा प्रदेश पहले नंबर पर है पूरे देश में बेरोजगारी पर। और प्लीज सर थोड़ा जारी रखिए। लोग आप देखिए कानून व्यवस्था कहां पर है। आज भी कैसल में आरडीएक्स मिला है और डीएसपी साहब को मौत के घाट खनन माफिया उतार रहे हैं। इनका लॉ ऑर्डर कहां पर ये दिख रहा है। पेंशन की बात चल रही थी, अकेले यमुनानगर में 36,000 पेंशन कटी है। और मोर साहब जो बात कह रहे थे कि फूफा वाली बात, वो लोगों ने वहां पर यात्रा निकालकर सरकार को बोला है कि 102 साल की उम्र का व्यक्ति जो जिंदा था, वो मोर साहब ने नहीं बोला, वो हमने नहीं बोला, वो लोगों ने वहां पर सरकार के खिलाफ यात्रा निकाल करके बोला कि आपका फूफा जिंदा है। तो वो भी वीडियो सब लोग देख रहे थे, उस पर कोई चिल्लाने वाली बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। वो लोगों ने निकाली है यात्रा, वो जनता ने निकाली है यात्रा, वो देख लिया आपने। आ रहे हो विधु जी, प्लीज आप बोल लीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, ठीक है ठीक है। तो 2024 के लिए आपकी क्या रणनीति है सर, आप बताइए ना, आपकी क्या खास रणनीति है। बीजेपी तो कह रही है उसकी पूरी तैयारी है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि पूरी तैयारी है। हमने किसानों के लिए इस्तीफा दिया है और दोबारा से चुनाव में विधायक बने हैं। और तैयारी की बात करें 25 सितंबर को आप देखना, जब देवीलाल जी की जयंती पर स्टेज पर जब आपको देश के ऐसे नेता देखने को मिलेंगे जो कि बहुत जल्दी हरियाणा की धरती से एक बहुत बड़ा आगाज होगा। और चौधरी अमर सिंह चौटाला जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए हमें कांग्रेस भी अगर साथ आना चाहे तो उससे भी गुरेज नहीं है। जिस तरह से 89 में कांग्रेस को भगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, तो इस तरह से आप देखना 25 सितंबर को कि देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हुए तरफ से शरद पवार, नीतीश कुमार अपना, और मैं आपको कौन कौन बताऊं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, प्रकाश सिंह बादल, हनुमान बेनीवाल, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया। और एक बहुत बड़ा आगाज देश में होने जा रहा है, वो आपको 25 सितंबर को फतेहाबाद की धरती से देखने को मिलेगा। चलिए अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की कोशिश पहले भी की जाती रही है। ठीक है प्रोफेसर विधु रावल, पहले भी हुई है। हाँ। मैंने बताया 89 में ये कोशिश चौधरी देवीलाल ने की थी। ठीक है। और कांग्रेस को देश से बाहर करने का काम किया था। ठीक है विधु रावल, क्या मुझे म्यूट किया गया है? बोलिए। क्योंकि आपने मुझे म्यूट कर दिया था, अब मेरे साथियों को म्यूट कर दीजिए जब तक मैं इनका जवाब दूंगा। ये पिटे हुए मोहरों के साथ भी एक रैली करने जा रहे हैं। इनकी खुद का एक विधायक है, एक भी सांसद नहीं है। बीच में मत बोलो। अरे बीच में प्लीज सर, मैं आऊंगी आपके पास, पूरा समय आप लीजिएगा, आप समय लीजिएगा सर। योगेंद्र जी आपको भी कहूंगी, दोनों को कहूंगी थोड़ा धैर्य रखिए, एक एक कर आप दोनों के पास आऊंगी, आपको समय दूंगा, आप अपना समय लीजिएगा सर प्लीज। अच्छे लोगों के साथ डिबेट करवाया तो बोलिए विधु रावल जी। हाँ, क्या मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, अर्जुन जी की आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए जी। अर्जुन जी लगातार बोलते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टीवी पर उनकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोल सकते हैं, बोलिए विधु रावल जी। हाँ, तो देखिए सबसे पहले तो पिटे हुए मोहरों के साथ ये जो है 0 + 0 = 0 होता है। मैंने मैथमेटिक्स में जो है पढ़ा था, ये 0 = 0 = 0 लेकर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने, जिन्हें देश ने नकार दिया, जिन्हें जनता ने नकार दिया, ऐसे सबका कुनबा बनाकर भानुमति का अपना कुनबा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसे कुनबे बनाते रहिए। देश की जनता उनसे आगे निकल चुकी है। और नोट करने की बात है, जिन जिन का इन्होंने नाम लिया, ये सभी एक ही प्रकार के लोग हैं, ये सभी जातिवादी लोग हैं, ये सभी वंशवादी लोग हैं, ये सभी भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनके खुद के सुप्रीमो तो अभी जेल के अंदर पापड़ बना रहे हैं। पहले एक घोटाला किया, अब आए थे दिखिए। अरे बीच में मत बोलो,
सुनो। आप अच्छा, बोलिए म्यूट मिथुन किया रावत जी, हुआ, की आवाज दो यहाँ नहीं आ रही है, आप बोलिए। अर्जुन जी प्लीज सर, हाँ, मैं आपके पास आऊंगी, आपको कोई पूरा बात समय नहीं। दूंगी सर। कोई मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, मैं इनके इशारों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इनकी बात तो है नहीं। तो 10 साल तक जो बिहार में भ्रष्टाचार के सिद्ध हुए आरोपों में 3 कोर्टों द्वारा सिद्ध किए हुए, और अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे ये लोग, इनको भी अवसर मिला था हरियाणा में शासन करने का। इन्होंने इस प्रकार से अपने 6 साल में केवल 6,224 लोगों को लगाया, जिसमें से 3200 थे। पात्र लोगों का लिस्ट फाड़ दी और अपात्र लोगों की लिस्ट जो है अलमारी पीछे से काट के वहां डाल दी, शिक्षा भर्ती घोटाला, जिसके कारण जो है 10 साल तक इनके पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो मेरे भी ये सम्माननीय मेरे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनको 10 साल तक तिहाड़ की जेल हुई। एक नहीं दो नहीं, 3 कोर्टों ने उनको सजा दी। उसके बाद जेल से मसा बाहर निकले बुजुर्ग नेता, 86-87 साल के, फिर भी एक आय से एक संपत्ति जिसमें उनकी 300-350 माफी चाहूंगा 3-3.5 करोड़ की संपत्ति तो जब्त भी कर ली, जिसका वो क्लेम भी नहीं कर रहे हैं। उसके लिए अब फिर जो है उनको सजा याफ्ता है। अरे तो पुराने मसले हैं ना, लेकिन अब तो तैयारी की जा रही है ना, अब तो तैयारी की जा रही है, सब एकजुट हो रहे हैं। ठीक है, आपका बड़ा अच्छा वाजिब सवाल है। पुराने मसले हैं, लेकिन ये भी तो पुराने ही टूटे हुए मोहरे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करें। इनको जनता ने अवसर दिया था ना, इन्होंने अपने अवसर में क्या किया वो बताना भी आवश्यक है ना। अब उठ के पांव तो पल्ले में दिखते हैं जो भूतकाल में इनका रहा। और चलो आपने बड़ी अच्छी बात की, पुराने हैं। अब जब जेल में से पेट्रोल पर बाहर आए तो क्या कहते हैं, अरे एक बार हमारी सरकार बना दियो, 7 किस्तों का जुगाड़ कर दूंगा। क्या अपना फार्म हाउस बेच के 7 किस्तों का जुगाड़ करेंगे? ये इसका पूरा वाक्य का मतलब है हरियाणा के गरीबों को नोट नोट से खा लूंगा, लेकिन कार्यकर्ताओं का 7 किस्तों का जुगाड़ कर दूंगा। कुल मिलाकर ये इसी प्रकार की राजनीति के लिए आज करते रहे हैं। इससे अलग अभी मोर साहब ने भी कुछ बातें की, मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। मोर साहब ने कहा कि भाई इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। साहब आप आधी जानकारी नहीं लेकर आते, आपको आज गलत जानकारी राहुल गांधी जी दे देते हैं, उसको आप यहाँ पर डिबेट में बोलते हैं। 1950 से लेकर 1995 तक 45 साल तक देश के अंदर नेहरू जी का लगाया हुआ एक कानून था, और वो कानून क्या था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधारण व्यक्ति तिरंगा नहीं लगा सकता, कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तिरंगा नहीं लगा सकती, रोज तिरंगा नहीं लग सकता, हर आदमी तिरंगा नहीं लगा सकता, हर समय हर स्थान पर नहीं लग सकता। ये आप ही के कांग्रेस के जो बाद में सांसद बने नवीन जिंदल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस जीता 1995 में। तब जाकर हम आम भारतीयों को अपने घर पे तिरंगा लगाने की बात है, लेकिन हमारे मन में तिरंगा रहा है हमेशा। अब तिरंगे की जहां तक अपमान करने की बात है तो सबसे पहले 29 दिसंबर 1943 नोट करो दे, इसमें देश का तिरंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में लगाया था। लेकिन उससे अगले दिन के अखबार पढ़ो, जवाहरलाल नेहरू जो उस समय अंग्रेजों का खुद खास शासन खास थे, उनके अखबार के अंदर बयान है, मैं दिखा देता हूं आपसे। वो क्या कहते हैं कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र, नेताजी नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा अगर सुभाष ब्रिटिश लोगों पर हमला करेंगे, ब्रिटिश सैनिकों पर हमला करेंगे तो मैं सुभाष चंद्र इस प्रकार की बात। अच्छा अभी सुनो आगे झूठा इतिहास सुभाष चंद्र बोस क्यों बोलते हैं? अरे ये सच्ची है क्या? झूठ आ रही है। अच्छा आपने योगेंद्र जी आपके पास से आ रही हूँ सर, मैं उसके बाद इनको म्यूट करो, इनको म्यूट करो। योगेंद्र जी आपके पास से आ रही हूँ, उसके बाद आपके पास से आ रही हूँ सर, प्लीज सर थोड़ा समय और। सुनना मुश्किल हो जाता है। राहुल जी बता रहे सर, सॉरी विदुर रावत सर, थोड़ा जल्दी पूरी करिए अपनी बात। योगदान ही नहीं है। मैं पूरा करूँ। अच्छा अभी सभी को समय देना है सर, मुझे जल्दी कीजिए अपनी बात पूरी। मैं दो सवाल बात करवाइए। अरे पूछना नहीं है सवाल। अरे भानुका ने आ मजाक रही हूँ योगेंद्र जी, आ रही हूँ आपके पास सर। तुम्हारा अपनी फूफा बात यहाँ पूरी सवाल कीजिए का सर। जवाब देने के लिए बैठा है। तुम्हारा फूफा यहाँ सवाल का जवाब दे। मैंने नहीं कहा, उन्होंने प्रदर्शन किया तो उन्होंने लिख रखा था। हाँ तो लेकिन तुमने कहा ना, तुमने गंदी बात बोली ना, गंदी बात बोली ना। उस बात पे फिर से दोबारा मत लड़िए आप लोग, प्लीज सर, प्लीज। योगेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, योगेंद्र जी प्लीज। अभी अपने फूफे से विदुर रावत जी प्लीज सर, मैं दोनों को कहूंगी शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज। और विदुर रावत जी प्लीज जल्दी से बात पूरी उन्होंने गलत बोला सर। ये क्या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो क्या? तुम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हो क्या? उससे तुम बोल रहे हो किसने गलत बोला? ये जनता ने बोला है। ये अरे भीषण को बोलो।
अच्छा, तो अब आप वीडियो है, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने ये कहा एक व्यक्ति जीवित है। बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी सुनोगे, कितना सुनोगी बदतमीजी, लेकिन विधु रावल जी विधु रावल जी प्लीज, ये गुस्सा किस तरीके का दिखा रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है विधु रावल जी, इतना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हैं? ये आपने भी शुरुआत में कहा था, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम गलत लिया या नहीं लिया, बताइए, ये उनके ऊपर अटैक था या नहीं था? आप बताइए विधु रावल जी प्लीज सर, पहले आप पर्सनल अटैक मत कीजिए, फिर सामने से जवाब नहीं आएगा। इनके बाद म्यूट हो गई, आपका जवाब दीजिए। थोड़ा जल्दी सर, आप बहुत समय लेते हैं, प्लीज सर जल्दी बात कीजिए। आप पहले माफी मांगो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, पहले माफी मांगे, ऐसे थोड़ी किसी का भी बदतमीजी किसको जवाब ठीक है अर्जुन जी प्लीज सर, ठीक है, कोई माफी नहीं मांग रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा है, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और कोई माफी नहीं मांग रहा है यहाँ पर। मोनिका जी ऐसे फूफा जी करके, चाहे वो कोई भी प्रवक्ता है, चाहे वो इनेलो का प्रवक्ता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, चाहे वो कांग्रेस का है, ऐसे बदतमीजी से कोई भी बात नहीं करेगा। ठीक है अर्जुन ऐसे जी, थोड़ी सी देखिए, जल्दी से विधु रावल देखिए कई बार कुछ भी बोलते रहोगे और लोग तर्क का जवाब तर्क से कई बार देना पड़ता है, जैसे मैंने अभी दिया। मान और सम्मान के योग्य है, सारे पार्टियों के चुने हुए लोग बैठे हैं, सारे बिल्कुल, टीवी ने बुला बिल्कुल रखे हैं, है। बिन बुलाए ये कोई बीच में बोल रहे हैं या भाषण सुनने के लिए आए थे इनके हम। बोलिए सर, वो उनका भी सर, उनका भी मत है ना, वो भी बोलेंगे, ठीक है बोलिए विधु रावल जी प्लीज सर जल्दी। जब तक आप व्यक्ति की बात ठीक है, अर्जुन जी। बैठे यहाँ पे, ये आपकी बैठे आपके भाषण थोड़ी सर जल्दी अपनी बात अच्छा, पूरी कीजिए। मोनिका जी, अगर ये म्यूट नहीं करोगे इनको, करेगा, अगर आप डिबेट को चलाना चाहते हैं तो इनको म्यूट कीजिए। इनकी बात नहीं सुनेंगे। अर्जुन जी, सुनना ही नहीं है, बदतमीज व्यक्ति हमें है। नहीं सुनना मोनिका जी, हमें नहीं सुनना इनको, बंद करो ये। हम नहीं सुनते। मोनिका जी, मैं क्या आपकी बात कर बोलना सकता हूँ? प्लीज सवाल सर। पूछे थे मोर्चा बंद करो ये। आपकी बात पे आऊंगी, अगर आपको आपत्ति है तो आप आइएगा, और देखिए माफी कोई किसी से नहीं मांग रहा है, मैंने यहाँ पर अपनी बात रखी, मैंने बात रखी। मैं ये डिबेट छोड़ रहा हूँ, मैं ये डिबेट छोड़ दूंगा। छोड़ दो साहब। इस तरह की बातें अगर करोगे तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं अगर की ये जाएगी। बदतमीज व्यक्ति रहा, अर्जुन जी डिबेट छोड़ी तो मैं भी डिबेट छोड़ दूंगा। ये छोड़ दो। बदतमीज व्यक्ति है, इसकी पहले माफी हाँ, अब वही जो भाषा बोल रहे माफी नहीं थे मांग उसी रहा भाषा में है। जवाब मिल रहा। योगेंद्र जी, अर्जुन जी, माफी कोई मांगनी किसी से पड़ेगी। माफी नहीं मांग रहा है। नहीं हमने ये कल क्या भाषा गलत कहा? है। हमने तो ये बिल्कुल कहा कि भाषा समाज गलत है। में मोनिका आप बताइए, मैंने कल क्या कहा है? मोनिका पहले आप बताइए, कोई मैंने किसी क्या से कहा है? माफी नहीं मांग बिल्कुल गलत कहा है, बिल्कुल गलत कहा है, आपका कुत्ता ये बोलेगा। बिल्कुल गलत कहा है। ये भाजपा के बारे में गलत बात की स्वीकार करें हम, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के अगर बारे में माफी गलत बात मांगनी की है स्वीकार तो करें। माफी मांगे। कोई किसी से माफी नहीं मांग रहा है, प्लीज सर। फूफा जी, योगेंद्र जी, अगर अर्जुन नहीं जी माफी प्लीज मांग सर। रहे तो मोनिका जी थोड़ी अब मैं डिबेट छोड़ रहा हूँ। माफी ये मांगे, इन्होंने गलत बात कही थी, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए इन्हें, क्यों नहीं माफी मांग रहे हैं ये? हमने किसी ने गलत बात नहीं किसी ने की। कोई हमने- कसर नहीं छोड़ी है। मोर्चा विधु रावल जी, आपने भी शुरुआत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गलत नाम लिया था सर, प्लीज सर। मैंने तो तथ्य रखे थे, मैंने तो वो झूठ बोल रहे थे, उसके बाद मैंने बताया कि सर झूठ बोले चाहे कोई सच बोले, लेकिन इस तरीके से किसी का नाम लेना सही नहीं है। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए प्लीज। योगेंद्र जी के पास फिर मैं जाऊंगी। ठीक है, एक झूठ बोलने की एक सीमा होती है। ठीक है झूठ बोलते सर, रहें। ठीक है, बहुत समय आपने ले लिया है। विधु रावल जी आपके पास आऊंगी। योगेंद्र जी लगातार कुछ कहना चाह रहा है, योगेंद्र जी बोलिए। देखिए, पहले तो मोनिका जी मैं आपको एक बात कह दूं, मैं संस्कारिक व्यक्ति हूं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। मैंने सिर्फ ये कहा है, इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मर गए उनके स्वर्ग में जाके पेंशन दे के आए क्या, तो मैंने कहा कि कल परसों एक व्यक्ति ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन में उस व्यक्ति ने ये शब्द प्रयोग किए थे। अरे तो ना तो कांग्रेस का प्रदर्शन था, वो उस व्यक्ति का नाम दूलीचंद व्यक्ति है, वो गांधरा का रहने वाला व्यक्ति नहीं, है। आपने गलत शब्द का उपयोग नहीं किया क्या? आपने गलत शब्द का उपयोग नहीं किया क्या? हमने मैं आपसे बार बार कहता रहा, ये व्यक्ति अपना डिबेट का माफी मांगो, उसका क्यों नहीं माफी मांगी? ये डिबेट के लिए मैं बार बार ये कहता चुप कराइए इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति डिबेट के लायक ही नहीं है, ये व्यक्ति डिबेट के सर आप लायक ही दोनों नहीं है। मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर इसको रहे बुलाया हैं? मत करो, चलो को बुलाया आप दोनों मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं सर? बदतमीजी करो, मुद्दों पर बात कीजिए ना। 2024 के लिए क्या मुद्दे
होते हैं आप लोगों के? क्या इस तरीके से पागल बनाना काम है क्या आप लोगों का? आप दोनों पार्टियों का जनता को इतना बेवकूफ समझते हैं क्या आप दोनों? झूठा व्यक्ति है, मैंने जिस प्रकार से झूठ बोलता है, झूठा व्यक्ति है। ये सारी चीजें जनता देख रही है। ये भूपेंद्र सिंह नहीं, झूठेंद्र सिंह हुड्डा थे, मैंने साबित किया तथ्यों द्वारा। अब मैं फिर से आपको नहीं सर, आप कैसे साबित कर देंगे कौन सच्चा है कौन झूठा है? और किसी पर आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते ना विदु रावल जी। चलो ठीक है, मैं अच्छा जोगिंदर जी आप प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए सर। आपकी रणनीति मैंने पूछी थी सर। आपको लगातार मैं सुन रही हूँ, आपको लगातार मैं सुन रही हूँ। प्लीज सर विदु रावल जी, नहीं सुन नहीं रहे आप, बीच में बोल रहे हैं। आपको लगातार मैं सुन रही हूँ। योगेंद्र जी को प्लीज सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अर्जुन जी यहाँ से चले गए हैं डिबेट से, ठीक है। योगेंद्र जी बोलिए, अपनी बात कीजिए। आपको कैसे लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो है उसके जरिए कैसे 2024 की जो नैया है वो पार होगी? कैसे इस यात्रा के जरिए आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमने कहा कि वो जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे देश की यूनाइटी में विश्वास रखती है, यूनाइटी के लिए और इस देश की अखंडता और एकता के लिए। आप कहेंगे अगर पाकिस्तान को कोई टुकड़े करने वाली थी तो वो आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। इस देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, इस देश की यूनिटी के लिए राजीव गांधी, हमने बड़े बड़े दो नेता इस देश की यूनिटी के लिए, अखंडता के लिए खोए हैं। अब और राहुल गांधी वो बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता का कत्ल करने वालों को भी माफ किया है। और ये विद्वेष की राजनीति करते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, ये देश के अंदर ऐसे ऐसे कानून लाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसके अंदर देश की अखंडता को जो होता है भारत जोड़ने का मतलब है कि हर व्यक्ति को भारत पूरा देश एक है, उस देश के नागरिक सभी समान नागरिक हैं। ये तो वो व्यक्ति है, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में एक धर्म के तो व्यक्ति को पूरे को इन्होंने विधानसभा में एक पूरे ये लगे कि इनके एक भी व्यक्ति को टिकट तक ना देना, ये तो इतने सांप्रदायिक लोग हैं, ठीक है। तो हम भारत जोड़ने की बात ये कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है आज तक किसी भी इतने बड़े नेता ने इस प्रकार इस व्यक्ति को चुप कराओ, बीच में क्यों बोल रहे हैं बीच में? बोलिए योगेंद्र जी, उनकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए आप। तो वो भारत जोड़ो यात्रा 3500 किलोमीटर की आम जन के मुद्दों से जुड़ना, क्या मुद्दे हैं आम जनता के, बताइए ना। आम जनता के मुद्दे क्या है? क्यों आम जनता सोचेगी कि 2024 में कांग्रेस को लाना है? देखिए जो है कच्चे तेल की कीमतें कमजोर होती जा रही है, उसके बाद भी सर महंगाई हर सत्ता में, हर सरकार में महंगाई जो है वो आती जाती रही है। नहीं है, इस गति से नहीं। हमारे टाइम पे कच्चे तेल के जो दाम थे वो यूपीए की सरकार में कभी कम नहीं हुए। इनके वक्त में दाम जो आज महंगाई है, इन्होंने ये नंगे होकर प्रदर्शन करते थे, ये कपड़े निकाल कर प्रदर्शन करते थे। आप उस टाइम को भूल गए क्या इतनी बेतहाशा महंगाई बढ़ी थी क्या? कांग्रेस के टाइम पे, यूपीए की सरकार के टाइम पे इतनी बेतहाशा महंगाई नहीं बढ़ी थी। आज आप देखिए, आटा चावल पर जीएसटी लगाने का काम किसने किया है? आज गरीबों को राशन ना बांटने की स्कीम को बंद करने का काम किसने किया है? ये सारे के सारे जो है बेरोजगारी, लाखों नौकरियों की बात किसने कही थी? काला धन वापस लाने की बात किसने कही थी? ये सारे के सारे जो जुमलेबाजी की बातें कही थी। और उसके बाद इनके तो बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा है कि ये तो राजनीतिक जुमले हैं। जो पार्टी अपने वादों को राजनीतिक जुमला बता दे, उस पार्टी को तो कोई भी किसी भी प्रकार की नैतिकता का अधिकार नहीं है। और रही सरकारों की बात, जो अर्जुन जी पर ये बात कह रहे थे कि एक व्यक्ति, इनकी तो हरियाणा में कभी कभी वो स्थिति भी रही है, एक सीट भी नहीं रही है। और आज कांग्रेस के इतने सांसद तो हैं, इनके तो दो सांसद भी रहे हैं। ये वक्त रहा है, ये समय की बातें होती है। ठीक है योगेंद्र जी, समय का अभाव है, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, अर्जुन जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राहुल जी की यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है और वो मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और पूरा जो समाज है, चलिए इसका रिजल्ट 2024 में देखने को मिलेगा कि इसका रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, भारत को जोड़ेगी और नकारात्मक ताकतों को तोड़ने का काम करेगी, भारत को जोड़ने का काम करेगी, एक सूत्र में जोड़ने का काम करेगी और दोबारा से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़ने का काम करेगी और भारत के अंदर एक संदेश जाएगा और कांग्रेस जो सत्ता में वापस आएगी। चलिए देखते हैं सर, समय बताएगा। अर्जुन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी अर्जुन जी, देखिए ये कहना गलत नहीं है कि 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो रेस है वो आसान नहीं रहने वाली है। तमाम तरह की चुनौतियां हैं और इनेलो के लिए खासकर इसीलिए क्योंकि यहां पर दो धड़ बन गए थे। जेजेपी अलग हुई, उसके बाद बीजेपी में मिली। अब बड़ी चुनौती इसलिए इनेलो के लिए कहीं ना कहीं शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही है। तो किस तरीके से, क्या रणनीति है, किस तरीके से मजबूती पार्टी में लाई जा रही है और वो मुद्दे जो कि जनता को इफेक्ट करे, जनता सोचे कि इनेलो को फिर से सत्ता में लाना है? देखिए, इनेलो कभी भी कमजोर नहीं रही है। अभी बात करें, अहमदाबाद का चुनाव जीता है हमने, किसानों के आंदोलन में हमने पूरे देश में, पूरे देश में सुनिए, पूरे प्रदेश में मोनिका जी, विधु रावल जी, सर समय सर मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज सर। आ रही हूँ, मुझे आ रही हूँ। विधु रावल जी आपके पास आ रही हूँ। इनकी बात खत्म होते ही आपके पास आ रही हूँ। इनकी पार्टी के बारे में यही बताएंगे ना सर विधु रावल जी? विधु रावल जी, विधु रावल जी, इनकी पार्टी के बारे में यही बताएंगे ना सर? समय कम है, प्लीज सर मैं आपके पास आ रही हूँ, बात पूरी होने दीजिए जल्दी से प्लीज सर। लास्ट कमेंट ले रही हूँ, लास्ट कमेंट ले रही हूँ। ठीक है विधु रावल जी, बोलिए बोलिए। चलिए मैं बोलता हूँ। नहीं प्लीज सर, अर्जुन जी से मैंने कहा है, अर्जुन जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। विधु रावल जी प्लीज बोलिए। अर्जुन जी, ये जो इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं ना, वो तो मैंने मोड़ देखिए, बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलने दूं इन लोगों को? ये मुद्दे की तो बात बोल ही रहे हैं। ये पहले भी बदतमीजी कर रहे थे, आप भी बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से बौखलाए हुए हैं, इनका बीपी बढ़ चुका है। किस प्रकार से सर आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। अर्जुन जी, सर अपनी पार्टी की रणनीति अर्जुन जी बताएंगे ना? सर अपनी पार्टी की रणनीति अर्जुन जी बताएंगे ना? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? मैं आपके पास भी आऊंगी, आप अपनी पार्टी की रणनीति बताइए। स्क्रीन पर देखा, ये गुंडागर्दी और बदमाशी तक ही केवल सीमित है। सर ये आप क्या कर रहे हैं? आप भी बीच में बोल रहे हैं। विधु रावल जी प्लीज, मैं आपसे बोल रही हूँ, आपके पास आऊँ, एक सेकंड प्लीज। वो अपनी पार्टी की रणनीति बता रहे हैं। अर्जुन जी, अर्जुन जी, अर्जुन जी, विधु रावल जी, आपका नाम अर्जुन नहीं है, आपका नाम अर्जुन नहीं है। अर्जुन जी प्लीज सर, आपको जनता देख रही है सर, सब छोड़िए, आपको जनता देख रही है, पार्टी की रणनीति बताइए, पार्टी के मुद्दे बताइए जो जनता के लिए है। मोनिका जी, जब से डिबेट शुरू हुई है तब से ना तो कोई मुद्दों की बात हुई, ना महंगाई की बात हुई और ना कोई किसी तरह की बात हुई। आप करिए ना, ठीक है, आप अपने मुद्दे बताइए सर, सुनिए, जनता के लिए मुद्दे बताइए बोल रहे थे। अगर मुझे बोलोगे ना गुंडागर्दी, वो भी दिखाऊंगा मैं। अगर मुझे बदतमीजी से बोलोगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बात। और अगर इस तरह की डिबेट में बैठना है ना तो ढंग से बात कीजिए। अर्जुन जी प्लीज सर बताइए, जनता के लिए आपके मुद्दे क्या दिखाएगा बताइए मुझे। अर्जुन जी, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? आप लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चलिए माफ कीजिएगा, समय का अभाव है, इस तरीके से डिबेट बिल्कुल नहीं चल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोग आए। विधु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर योगेंद्र मोर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दों की बात छोड़कर इसी तरीके से, जैसे कि आज आपने टीवी स्क्रीन पर देखा, ये तमाम प्रवक्ता आपस में लड़ते हुए नजर आए, और यही होता है, आपको यानी कि जनता को मुद्दे से भटकाया जाता है, और ये आप समझिए और बहुत ही सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल किया कीजिए। फिलहाल मसला में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।